हेलो दोस्तों, आज हम समझेंगे फिजिकल केमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हीट कैपेसिटी और इसके साथ इसके दो जो पार्ट होते हैं जो कि प्रत्येक वर्ष एग्जाम में पूछे जाते हैं, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो सबसे पहले समझते हैं हीट कैपेसिटी के डेरिवेशन को। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होती है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बाय 1 डिग्री। किसी भी सिस्टम के 1 डिग्री टेम्परेचर को राइज करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट की हमें रिक्वायर्ड होती है उसी को कहा जाता है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी को डिनोट किया जाता है सी से। अब देखिए हम इसको समझते हैं किस तरीके से हमारे पास इसका डेरिवेशन निकल के आता है। इफ ए क्यू अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, यदि एक सिस्टम क्यू अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब करता है तो उसका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर राइज हो जाएगा फ्रॉम इनिशियल टेम्परेचर T1 से T2 तक। देन दी हीट कैपेसिटी सी इज डिफाइन एज, तो हीट कैपेसिटी जो सी होगी वो हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे, सी इक्वल टू जो उसने हीट अब्जॉर्ब की क्यू अपॉन में जो हमारे पास टेम्परेचर में चेंज आया वो T2 माइनस T1। ये हमारे पास फाइनल होगा, ये हमारे पास इनिशियल होगा। तो चेंज को हम कुछ इस तरीके से दर्शा देते हैं डेल्टा के फॉर्म में। तो ये हमारे पास हो जाएगा सी इक्वल टू क्यू अपॉन में डेल्टा टी। अब हीट कैपेसिटी की हमारे पास यूनिट कुछ इस तरीके से होंगी। जो हमारे पास ये क्या होता है, ये हमारे पास हीट जूल्स की फॉर्म में होता है और टेम्परेचर हमारे पास केल्विन की फॉर्म में। या फिर कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो जूल्स अपॉन में, अगर हम टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में लेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा सेल्सियस। तो ये हमारे पास यूनिट हो जाएंगी जूल पर केल्विन, जूल पर डिग्री सेल्सियस। अब बात करते हैं इसके डेरिवेशन की। तो देखिए हीट कैपेसिटी जो होती है ना वो वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो अभी एक्सप्रेस क्या करती है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, इट मे बी एक्सप्रेस फॉर, देखिए जो यहाँ पर लिखा गया है ये आप लिख सकते हैं, इससे आप नोट बना सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से आप एग्जाम में इसको लिख के आएंगे उसी तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा है ताकि हम इसको आसान तरीके से समझ सकें और आप इसको नोट कर सकें। तो देखिए इट मे बी एक्सप्रेस्ड फॉर इनफाइनेटली स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। ये क्या करती है, एक्सप्रेस करती है यदि टेम्परेचर में इनफाइनेटली स्मॉल चेंज भी होता है तो देखिए किस तरीके से करती है, इफ डेल्टा क्यू इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ हीट अब्जॉर्ब, यदि डेल्टा क्यू एक स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब की जाती है सिस्टम के द्वारा तो dt इज द इनफाइनेटली स्मॉल राइज इन टेम्परेचर, देन हीट कैपेसिटी में बी डिफाइन एज, तो हीट कैपेसिटी जो सी होगी वो कुछ इस तरीके से डिफाइन होगी। देखिए हमारे पास हमने जो हीट अब्जॉर्ब की वो हमारे पास है डेल क्या वो अमाउंट में, तो डेल क्या वो अमाउंट में, और राइज जो टेम्परेचर वो हमारे पास है dt के रिस्पेक्ट में। तो हमारे पास इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि इसी का हम यूज करने वाले हैं। इसके आगे जो डेरिवेशन हम समझेंगे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। तो देखिए सिंस जो हमारे पास ये क्या होता है ना, ये हमारे पास स्टेट फंक्शन ना होकर एक पाथ फंक्शन होता है, तो इस तरीके से हम लिखेंगे क्या इज नॉट ए स्टेट फंक्शन, देयरफॉर हीट कैपेसिटी इज आल्सो नॉट ए स्टेट फंक्शन। तो हीट कैपेसिटी भी हमारे पास क्या नहीं होगी, स्टेट फंक्शन नहीं होगी, ये हमारे पास क्या होंगे, पाथ फंक्शन होंगे। अब देखिए इट डिपेंड अपॉन, जो हमारे पास ये हीट कैपेसिटी होती है सिस्टम को मेंटेन करने के लिए ये हमारे पास दो फैक्टर पर डिपेंड करती है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एट कांस्टेंट प्रेशर। अब हम हीट कैपेसिटी को फाइंड आउट करेंगे, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको सी अपॉन में वी से डिनोट किया जाता है कुछ इस तरीके से। देखिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ये हमारे पास डेरिवेशन होता है, यदि हम इनफाइनेटली स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब करते हैं जैसे कि डेल क्यू, तो ये हमारे पास डेल क्यू क्या होता है कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अगर इस एक्सप्रेशन में हम स्मॉल चेंज को दर्शाते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा। फिर हम क्या कर देंगे, जो हमारे पास ये वैल्यू है ये यहाँ पर पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो हमने डेल्टा क्यू हीट अब्जॉर्ब की है यहाँ पर, तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से, सी इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी अपॉन में डी टी। इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। इसके हमें एट कांस्टेंट प्रेशर वाले डेरिवेशन में भी आवश्यकता होगी। फिर देखिए व्हेन दी प्रोसेस इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो देखिए जो हमारे पास ये प्रोसेस हो रहा है ये कहाँ पर हो रहा है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इस केस में जो चेंज इन वॉल्यूम होगा वो हमारे पास क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा। तो यहाँ पर पी डी वी जहाँ पर है, यहाँ पर अगर डी वी जीरो हो जाएगा तो हमारे पास ये हो जाएगा जीरो की इक्वल। तो हमारे पास ये क्या रहेगा यहाँ पर डी यू अपॉन में डी टी, और हम किसके लिए ले रहे हैं, ये हमारे पास एट कांस्टेंट वॉल्यूम के ले रहे हैं। तो हमारे पास ये हो जाएगा सी वी इक्वल टू करली यू अपन में करली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और देखिए आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर करली हमने क्यों लिया, ये हमने लिया रियल गैस के लिए। अगर हम इसी एक्सप्रेशन को आइडियल गैस के लिए लिखना चाहेंगे तो हम डी यू अपन में डी टी की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। तो जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम का, ये दर्शाता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम गिव्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। अब हम बात कर लेते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर की, जिसको कि डिनोट किया जाता है सीपी से। और जो हमारे पास हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर होती है ये हमारे पास हमेशा ग्रेटर देन होती है किससे, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम सी वी से।
तो देखिए हम यहाँ पर क्या कुछ करेंगे इस डेरिवेशन को फाइंड आउट करने के लिए। व्हेन हीट इज अब्जॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर आएगा, यहाँ पर वॉल्यूम नहीं आएगा, प्रेशर आएगा। यदि हमारे पास हीट अब्जॉर्ब की जा रही है एट कांस्टेंट प्रेशर पर, तो जो हमारे पास इक्वेशन सेकंड थी, जैसे कि आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड है। यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से इसको लिख दिया है। तो हमारे पास इसका डेरिवेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, सी पी इक्वल टू dt को हमने दोनों के अपॉन में डिवाइड कर लिया, और हम क्या करेंगे रियल गैस के अकॉर्डिंग इसको लिखेंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगी, एट ए कांस्टेंट प्रेशर पर करली यू अपॉन में करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस पी इंटू में करली वी अपॉन में करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये हमारे पास चेंज को दर्शाता है कुछ इस तरीके से। देखिए इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखिए जो हमारे पास हीट कैपेसिटी होती है एट कांस्टेंट प्रेशर पर, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं इन द टर्म ऑफ एंथैल्पी। तो एंथैल्पी हमारे पास क्या होता है एक्सप्रेशन इसका, H इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू में वॉल्यूम। H हमारे पास होती है एंथैल्पी। तो इसको हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगी, करली H अपॉन में करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर, करली यू अपॉन में करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस पी इंटू में करली वी अपॉन में करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फोर्थ। तो देखिए जो इक्वेशन नंबर 3 है और इक्वेशन नंबर जो फोर्थ है, इसको यदि हम कंपेयर करेंगे तो जो हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड है, ये दोनों में सेम है, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, और ये हमारे पास आ जाएगा एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से, सी पी इक्वल टू करली H अपॉन में करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर, जो कि दर्शाता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कुछ इस तरीके से ये हमारे पास एक्सप्रेशन था हीट कैपेसिटी का, और जो हमारे पास ये दोनों हीट कैपेसिटी होती हैं उनका। तो कुछ इस तरीके से आशा करता हूँ आपने नोट डाउन कर लिया होगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।